नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स और अकाउंट्स की ऑनलाइन कोचिंग संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे ब्रांच अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रांच क्या होता है। ब्रांच आप नाम भी सुनते हैं और जानते भी हैं, जैसे एसबीआई का ब्रांच है, बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच है, ढेर सारे बैंक है उसके मतलब जो है ब्रांच हैं। उसकी एक हेड ऑफिस होती है, वो हेड ऑफिस एक स्थान पे रहती है। जैसे किसी की दिल्ली है तो किसी की मुंबई है, तो उसकी हेड ऑफिस एक पार्टिकुलर स्थान पे होती है और उसकी जो ब्रांच होती है वो देश के कोने कोने में फैली होती है। तो ब्रांच क्या होता है आप सभी जानते भी हैं कि जब कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को या अपने सेवा को देश के कोने कोने या दुनिया के विभिन्न देशों में अपने सर्विस या वस्तुओं को बेचना चाहती है, अपने व्यापार को बड़ा करना चाहती है, तो वो जगह जगह पे स्थान स्थान पे ब्रांचेज डाल देती है, एक ऑफिस डाल देती है। वहाँ से उसका काम होता रहता है। उसकी जो एक हेड ऑफिस होती है, वो एक जो हेड ऑफिस होती है वो किसी पार्टिकुलर स्थान पे होगी। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मुंबई, दिल्ली, ये समझ लीजिए कि ये एक महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे ज़्यादा आपको हेड ऑफिस मिलेंगे तो महाराष्ट्र में, मुंबई में मिलेंगे। तो जो ब्रांच होता है इसके बारे में तो हम जान लिए, लेकिन ब्रांच कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ब्रांच, अब जो ब्रांच होता है हमारा, ये सबसे पहले हम इसे दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है फॉरेन ब्रांच, हाँ, और दूसरा होता है नेटिव ब्रांच। इसे इंडिजीनस भी कहते हैं। इसकी हिंदी होती है देसी शाखा और इसकी हिंदी होती है विदेशी शाखा। अब देसी शाखा और विदेशी शाखा क्या होता है, तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि देसी शाखा और विदेशी शाखा क्या होती है। अभी मान लीजिए कि ये आपका देश है, हमारा देश है इंडिया। अभी इसकी एक कंपनी, इंडिया में एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम आप सभी जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो 108 देशों में कार्य करती है। हो सकता है अब बढ़ भी गया हो या कम हो गया हो, लेकिन जब मैंने इसको देखा था तो ये 108 देशों में कार्य कर रही थी। तो अपने देश को छोड़कर, जहां इसकी हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस जिस देश में इसकी हेड ऑफिस है उस देश को छोड़कर अन्य किसी भी देश में, अन्य किसी भी देश में जो भी ब्रांचेज होती हैं उसे हम फॉरेन ब्रांच कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सबको हम क्या कहेंगे? फॉरेन ब्रांच। विदेशी शाखा। और जो ब्रांच ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो भी ब्रांचेज इंडिया में हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, पंजाब हो, चाहे देश के किसी भी कोने में हो, उसे हम इंडिजीनस या नेटिव ब्रांच कहेंगे। नेटिव ब्रांच। तो आप सभी समझ चुके होंगे कि मतलब जो है, जो हमारी जहां हेड ऑफिस हो, अगर उसी देश में, जिस देश में हेड ऑफिस हो उसी देश में जब कोई ब्रांच होती है, उसकी कोई ब्रांच होती है, तो उसे हम देसी ब्रांच कहते हैं, देसी शाखा कहते हैं। अगर उस देश को छोड़ करके किसी अन्य देश में उसकी कोई शाखा होती है तो उसे हम विदेशी शाखा या फॉरेन ब्रांच कहते हैं। तो चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं।
तो आपकी शाखे कितने प्रकार के होते हैं, ब्रांच कितनी प्रकार के होते हैं? एक नेटिव ब्रांच और दूसरा हो गया फॉरेन ब्रांच। अब जो नेटिव ब्रांच हमारा है, नेटिव ब्रांच, जो नेटिव ब्रांच हमारा होता है ये दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब जो डिपेंडेंट ब्रांच होता है इसका मतलब यह है, इसे हम हिंदी में आश्रित शाखा कहते हैं, आश्रित शाखा। और इसे हम कहते हैं स्वतंत्र शाखा। अब जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है उसे हेड ऑफिस से कुछ भी करना होता है तो उसे परमिशन लेना होता है। जैसे फर्नीचर खरीदना है, माल किस रेट से बेचना है, या मान लीजिए कोई और भी कार्रवाई हुई, मान लीजिए मार्केट से माल उठाना चाहती है, माल खरीद कर फिर बेचना चाहती है, तब भी जो भी इसके कार्य होंगे उसे हेड ऑफिस से पूछकर करना होगा, परमिशन लेना होगा। लेकिन जो इंडिपेंडेंट ब्रांच होता है इससे छूट होती है कि ये अपने तरीके से, जो ब्रांच मैनेजर होगा ये अपने तरीके से अपने ब्रांच को चला सकता है। ये अपने अपने हिसाब से प्राइज तय कर सकता है, किस प्राइस से मतलब जो है माल बेचा जाएगा, और फर्नीचर खरीद सकता है, जो भी चीज़ें इसकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो खरीद सकता है ये, और डिपेंडेंट ब्रांच नहीं खरीद सकता। तो ये हो गया आपका आश्रित शाखा और स्वतंत्र शाखा, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब ध्यान रखिए ये भी दो दो प्रकार के होते हैं। ये जो डिपेंडेंट ब्रांच है ये दो प्रकार का होता है। पहला यहां लिख लेते हैं डिपेंडेंट ब्रांच, जो डिपेंडेंट ब्रांच हमारा है ये दो प्रकार का है। पहला होता है गुड्स रिसीव्ड ऑन कास्ट प्राइस। मतलब इसे हेड ऑफिस से जो गुड्स प्राप्त होता है, जो सर्विसेज प्राप्त होती हैं, इसे क्या होती हैं, गुड्स ही प्राप्त होगा। जो गुड्स प्राप्त होता है उसे कास्ट प्राइस पे मिलता है। और दूसरा जो होता है इसे गुड्स रिसीव्ड ऑन इनवॉइस प्राइस। अब ध्यान रखिए जो कास्ट, समझ लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत है 100 रुपये, जो इन्हें बेचने के लिए दिया गया है 100 रुपये, तो जो गुड्स रिसीव्ड ऑन कास्ट प्राइस है इसे 100 रुपये में ही प्राप्त होगा, उसकी लागत पे ही इसे गुड्स प्राप्त हो जाएगा। फिर ये अपने हिसाब से प्रॉफिट जोड़ लेंगे, उसके बाद जो भी आएगा हमारा वो हो जाएगा सेल्स। लेकिन इसमें क्या होता है, गुड्स रिसीव्ड ऑन इनवॉइस प्राइस, इस पे जो होती है मुख्य कार्यालय इसे बीजक मूल्य पर माल भेजती है। अब बीजक मूल्य का मतलब क्या होगा कि उसमें कास्ट के छोड़कर, जो समझ लीजिए 100 रुपये कास्ट है तो इस पे इनवॉइस प्राइस यानी जो हमारी हेड ऑफिस है वो अपना कुछ प्रॉफिट जोड़ लेती है। समझ लीजिए 25% है, यानी कितना हो गया 25 रुपये।
अब जो हमारी ब्रांच है इस पे अपना कोई भी प्रॉफिट जोड़ेगी, उसके बाद इसे सेल करेगी। ये जो हेड ऑफिस होती है इसमें कास्ट में इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कि कास्ट में इसमें प्रॉफिट भी जोड़ा गया है, जो हेड ऑफिस का प्रॉफिट होता है। और जो ब्रांच होती है इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ सकती है अगर वो उसी प्रॉफिट पे ना बेचना चाहे तो इन सबको जोड़ने के बाद जैसे 25 रुपये हेड ऑफिस की प्रॉफिट हो गई जब माल भेजी, उसके बाद 25 रुपये क्या हुआ, ब्रांच ने भी जोड़ लिया, तो दोनों का मिला करके कितना हुआ, 150 रुपये। अब ये जो 150 रुपये है, 150 रुपये पे 1 यूनिट माल बेचा जाएगा, तो इसे हम इनवॉइस प्राइस कहते हैं कि मतलब उसमें पहले से ही प्रॉफिट ऐड किया जा चुका है। और गुड्स रिसीव्ड ऑन कास्ट प्राइस, इसमें प्रॉफिट ऐड नहीं किया जाता है, इसमें ब्रांच जो होती है अपने अनुसार अपनी इच्छा अनुसार प्रॉफिट उसमें ऐड करती है, फिर माल सेल करती है। तो चलिए, और उसके बाद आता है केवल नकदी में बिक्री करने वाली शाखाएं, नकदी और उधार में बिक्री करने वाली शाखाएं। तो ये सब आप पढ़ लेंगे, बस ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इसे मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्रांच अकाउंट के प्रोफार्मा के बारे में। और ये जो ब्रांच अकाउंट है ये नेटिव ब्रांच का है। हम आपसे पहले बता दें कि ये नेटिव ब्रांच का प्रोफार्मा है, नेटिव ब्रांच देसी शाखा के। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, अब यहां ध्यान दीजिएगा, टू बैलेंस बीडी। अब इसमें बैलेंस बीडी में क्या क्या हो सकता है, जो स्टॉक माल बचे थे वो हो गया स्टॉक, उसके बाद पेट्टी कैश। पेट्टी कैश वो कैश होता है जैसे चिल्लर समझ लीजिए, चिल्लर जो बचे होते हैं वो। उसके बाद फर्नीचर, डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो भी वैल्यू बचती है फर्नीचर की वो रख लेंगे। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेज, ये सारे, इससे अधिक भी हो सकते हैं, इसमें डेप्टर्स नहीं दिया है, डेप्टर्स भी हो सकते हैं, लिख लेते हैं डेप्टर्स। डेप्टर्स इन सबको जोड़ने के बाद यहां रख लेंगे। उसके बाद टू गुड्स सप्लाइड, इन्हें जो माल प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिए ये जो ब्रांच अकाउंट होता है ये हेड ऑफिस के पुस्तकों में खोला जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देते हैं, उसके बाद ये यहाँ ये कहते हैं मतलब लिखते हैं टू गुड सप्लाइड। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ब्रांच से हेड ऑफिस से कितना माल नेटिव ब्रांच या फॉरेन ब्रांच को भेजा गया था उस वो हो जाएगा। उसके बाद टू कैश, अगर पेमेंट मेड बाय हेड ऑफिस, जो भी ब्रांच ने पेमेंट किए हैं, हेड ऑफिस ने पेमेंट किए हैं ब्रांच के खर्चों को, जैसे क्या हो सकता है इसमें रेंट, रेंट हो गया, सैलरी, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस कोई भी हो, अगर हेड ऑफिस ने पे किए हैं तो यहां रख लेंगे। उसके बाद आता है टू लायबिलिटी,
यदि कोई लायबिलिटी है तो जैसे होता है ना, आउटस्टैंडिंग रेंट, किराया बकाया है, सैलरी बकाई है, सैलरी बकाई है मतलब पूरा पेड नहीं किया गया, तो सब जो भी होते हैं उसको यहाँ रख लेंगे। उसके बाद 2 जनरल प्रॉफिट एंड, यहाँ जनरल प्रॉफिट ही रहेगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी रहेगा। अब यहाँ क्या होता है क्रेडिट साइड में, रुकिए हम सीधा कर देते हैं। यहाँ रहेगा बाई बैलेंस बीडी। अब ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए संपत्तियां जो थी यहाँ पे, संपत्तियां अगर स्टॉक में हो सकती हैं ओपनिंग स्टॉक में, तो लायबिलिटी भी हो सकती है ओपनिंग स्टॉक में। तो यहाँ जो लायबिलिटी होती है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद बाय कैश सेल्स, उसके बाद बाय गुड्स रिटर्न, जो हेड ऑफिस को या किसी दूसरे ब्रांच से अगर मान लीजिए माल मंगाई गई थी तो उसे जो वापस कर दी गई है। उसके बाद बाय बैलेंस सीडी। अब क्लोजिंग स्टॉक में जो जो चीज़ें बचेंगी, क्या क्या बच सकती हैं, जैसे वही जो यहाँ है वही यहाँ भी हो सकता है, तो स्टॉक, उसके बाद पेट्टी कैश, उसके बाद फर्नीचर, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेज जो भी हो। अब यदि लॉस हो गया है तो बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लॉस। ठीक, तो ये था आपका प्रोफार्मा। क्या था आपका प्रोफार्मा। इस प्रोफार्मा को आप अपनी किताब से भी देख लीजिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। तो चलिए अब हम देखते हैं डेब्टर्स अकाउंट प्रोफार्मा। चलिए अब हम देखेंगे डेब्टर्स अकाउंट प्रोफार्मा। तो डेब्टर्स अकाउंट में सबसे पहले क्या हो सकता है, आप जानते हैं। सबसे पहले हमारा हो सकता है ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, उसके बाद टू क्रेडिट सेल्स। अब ध्यान दीजिएगा, जो डेब्टर्स होते हैं वो कंपनी के या ब्रांच के देनदार होते हैं, यानी ब्रांच से उधार माल खरीद कर ले जाते हैं, तो अगर वो समय पे पेड नहीं कर पाते, जैसे 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, असेसमेंट ईयर, वो चलता है। तो अब 31 मार्च को वो पेड नहीं कर पाए, 25 मार्च को वो 10,000 का सामान लेकर गए थे और 8,000 रुपये देकर गए थे, बोले थे हम आपको 2-4 दिन में लाकर दे देंगे, लेकिन वो 31 मार्च तक जब पेड नहीं कर पाए तो हमारे क्या हो गए, डेब्टर्स हो गए। वो उसी वक्त डेब्टर्स हो जाते हैं जब वो हमसे उधार माल लेकर जाते हैं, ब्रांच से माल लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे टू क्रेडिट सेल्स,
कितने का माल उधार बेचा गया है। उसके बाद 2 बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड अकाउंट। अब बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? कभी कभी जो डेप्टर्स होते हैं वो ब्रांच को एक बिल बना के दे देते हैं कि ये बिल ले लीजिए, हम आपको इसी तारीख को इतना पैसा पेड कर देंगे। तो जब वो उसी तारीख को उतना पैसा पेड नहीं किया गया होता है तो वो डिसऑनर हो जाता है। समझ लीजिए कि वो रिजेक्ट हो गया है। तो यदि कोई बिल्स प्राप्त हुई थी और वो रिजेक्ट हो गई है तो उसे लिख लेंगे। उसके बाद हालांकि ये चीज़ें आएंगी नहीं, ब्रांच अकाउंट में आने वाली नहीं है, लेकिन दिया है तो हम आपसे बता रहे हैं। तो ये हो गया आपका डेबिट साइड का। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बाई कैश। तो कैश कितना रिसीव्ड हुआ डेप्टर से, बाई रिटर्न इनवार्ड अकाउंट। अब ध्यान दीजिए, माल को वो लेकर गए थे लेकिन बाद में उन्हें पसंद नहीं आया तो क्या किए, रिटर्न कर दिए। तो यदि माल रिटर्न हो गया है तो उसको लिख लेंगे। उसके बाद बाई डिस्काउंट अकाउंट। अब देखिए उन्हें कितना डिस्काउंट मिला है, चाहे वो माल पे हो या कैश पे हो, दोनों पे डिस्काउंट दिया जाता है तो उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद बाई बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, आप जानते ही हैं कि जब कोई व्यक्ति पैसा पेड करने की, भुगतान करने की स्थिति में नहीं होता है कि वो भुगतान कर पाए, तो उसे हम बैड डेब्ट्स कह देते हैं कि ये पैसा नहीं दे पाएगा, तो उसे हम बैड डेब्ट्स में डाल देते हैं। तो हो गया आपका बैड डेब्ट्स। उसके बाद बाई बिल्स रिसीवेबल, जो बिल हमें प्राप्त हुई है वो लिख लेंगे। उसके बाद बाई बैलेंस सीडी, ये हो गया आपका प्रोफार्मा। उसके बाद दोनों को यहाँ लिख लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये था आपका डेप्टर्स अकाउंट। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाकी कल आपसे हम कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे, जैसे क्वेश्चन लगाना, और एक टॉपिक छूट गया है जो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कल से हम क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।